इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीन की। चीन में सेना के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय से चल रही जांच शीर्ष स्तर तक पहुंच गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सबसे सीनियर जनरल झांग युक्सिया को पद से हटा दिया है। उनको भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के दायरे में लाते हुए बर्खास्त किया गया है। यह चीनी सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में और तेजी आने का संकेत है। चीन ने हालिया महीनों में कई शीर्ष सैन्य अफसरों को उनके पदों से हटाया है। इस घटनाक्रम ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार चीनी आर्मी पीएलए को प्रभावित कर रहा है। चीन की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को अपने बयान में कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के सैन्य फैसले लेने वाली टॉप बॉडी के 2 वाइस चेयरमैन में सीनियर और चीन के नंबर 1 जनरल झांग युक्सिया के खिलाफ अनुशासन और कानून उल्लंघन के आरोपों की जांच हो रही है। जनरल झांग युक्सिया 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध प्रदर्शनों के बाद से सेना में सबसे सीनियर एक्टिव सदस्य हैं, जिन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा है। जांच के दायरे में आए जनरल झांग शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग सीएमसी के उपाध्यक्ष हैं। सीएमसी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी सेना की सर्वोच्च कमान है। सीएमसी में झांग की स्थिति उन्हें चीनी सेना में सर्वोच्च रैंक का सैन्य अधिकारी बनाती है। ऐसे में इस कार्रवाई ने चीन के बाहर भी दुनिया का ध्यान खींचा है। झांग के साथ जांच के दायरे में आए दूसरे वरिष्ठ अधिकारी जनरल लियू जेनली हैं। जेनली सीएमसी के सदस्य और जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सीपीसी केंद्रीय समिति ने विचार विमर्श के बाद झांग युक्सिया और लियू जेनली के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों सैन्य अफसरों पर यह कड़ी कार्रवाई चर्चा का सबब बन गई है। खासतौर से सर्वोच्च सैन्य अधिकारी झांग के खिलाफ जांच बैठाने के फैसले ने चीनी सैन्य प्रतिष्ठान में हलचल मचा दी है। झांग 24 सदस्य पोलित ब्यूरो के भी सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का सत्ता केंद्र है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2012 में सत्ता संभालने के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अफसरों पर कार्रवाई की है। उन्होंने दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया है या जेल भेजा है। हालिया महीनों में इस कार्रवाई में तेजी देखी गई है। बात करें पाकिस्तान और रूस की। पाकिस्तान और रूस ने स्टील मिल्स के रिवीजन प्रोजेक्ट के तहत अगले साल से कंस्ट्रक्शन शुरू करना तय किया है। पाकिस्तान की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जानकारी दी है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और रूस के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। इस समझौते में रूस की ओर से पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। कमेटी ने बताया कि साल 2027 में इस पर काम शुरू हो जाएगा। यह रूस और पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार को भी दिखाता है। इसने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि रूस पारंपरिक रूप से भारत का करीबी सहयोगी है, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका का खामखा माना जाता है। पाकिस्तान के इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने कहा कि रूसी पक्ष के साथ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद यह कंस्ट्रक्शन काम शुरू होगा। नवंबर 2025 में पाकिस्तान रूस इंटर गवर्नमेंट कमीशन ने पाकिस्तान स्टील मिल को फिर से शुरू करने के लिए दूसरा प्रोटोकॉल साइन किया और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बैकवेल ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने पर सहमति जताई थी। दूसरी फर्म इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलएलसी ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करते हुए स्टील मिल्स का टेक्निकल ऑडिट किया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स भारी कर्ज में है। पीएसएम पर 345 अरब का भारी कर्ज है। इसके बावजूद रूसी टीम ने इसे चालू करने में दिलचस्पी दिखाई है। रूस की मदद से पीएसएम फिर से शुरू होती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकता है। रूस की तकनीकी टीमों ने पीएसएम का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से बंद है। पीएसएम दशकों तक पाकिस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक संस्थानों में से एक रहा है। इसके बंद होने से हजारों लोगों की नौकरी चली गई। हालांकि पीएसएम के पुनरुद्धार के लिए कई चुनौतियां हैं। पीएसएम का भारी कर्ज के अलावा मिल की पुरानी तकनीक को अपग्रेड करने की जरूरत है। पाकिस्तानी सरकार साल 2023 में पहली बार रूस से तेल आयात करने में सफल रही थी। इसने रूस के साथ पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया था। इसके बाद से दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में संबंध बढ़ाए हैं। ये रिश्ते फिलहाल आर्थिक ही हैं, लेकिन इससे रक्षा क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है। रूस ने सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल्स के संकटग्रस्त इकाई को सुधारने में ही दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पाकिस्तान के खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे रेलवे सेक्टर में रूस ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर निवेश का संकेत दिया है। इससे रूस और पाकिस्तान के संबंधों के एक नई शुरुआत की ओर जाने का स्पष्ट संकेत मिलता है। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन से भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति मुश्किल में पड़ती दिख रही है। इस कारण भारत ईरान में हो रही घटनाओं को लेकर परेशान है। भारत को डर है कि अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो उसका रणनीतिक दांवपेच का दायरा कम हो सकता है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक संबंधों पर पड़ सकता है। भारत का ईरान के रास्ते यूरोप, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जुड़ने का सपना भी टूट सकता है। वहीं इससे पाकिस्तान और चीन की मौज हो सकती है। ईरान में हुए प्रदर्शनों में अब तक आधिकारिक रूप से 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कई मानवाधिकार समूहों का दावा कि आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। ईरानी प्रदर्शनकारी देश में इस्लामिक मौलवियों के शासन को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि इस कारण ईरान पर हद से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं।
जिसने आर्थिक हालात को ख़राब कर दिया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए दखल देने की धमकी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि मदद आ रही है। हालांकि हाल के दिनों में अशांति कम हुई है, लेकिन खबरों के मुताबिक भारी हथियारों से लैस हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों ने पूरे देश में, खासकर तेहरान के ग्रैंड बाजार जैसे संवेदनशील जगहों पर गश्त और चेक पॉइंट लगा दिए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बात करते हुए ओपी जिन्ना ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में चीन अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर श्री पर्णा पाठक ने कहा कि नई दिल्ली और तेहरान के बीच गहरे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों के कारण भारत ईरान में चल रही अशांति पर चुपचाप बेचैनी से नजर रख रहा था। उन्होंने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन से क्षेत्र में भारत के रणनीतिक दावपेच का दायरा सिकुड़ सकता है, खासकर पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों के बीच। पाठक ने कहा कि भारत मौजूदा ईरानी सरकार को पाकिस्तान के प्रभाव के खिलाफ एक अनुमानित संतुलन के रूप में देखता था, खासकर अफगानिस्तान में, जहां तेहरान ने चरमपंथी समूहों के खिलाफ दिल्ली के साथ गठबंधन किया था। व्यापार के मोर्चे पर ईरान में चाबार बंदरगाह में भारत ने अरबों रुपए का निवेश किया है। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान मध्य एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है या फिर लंबे समय तक स्थिरता जारी रहती है तो भारत का निवेश खतरे में पड़ सकता है। इससे पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सुरक्षा हितों को भी तगड़ा झटका लग सकता है। भारत मध्य एशिया पश्चिमी एशिया के साथ कनेक्टिविटी का रास्ता भी खो सकता है। इसके अलावा भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनिशिएटिव पर भी खतरा मंडरा सकता है। ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका काफ़ी बढ़ गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर होते हुए मध्य पूर्व की तरफ बढ़ निकला है। अभी ईरान के काफ़ी करीब पहुंच गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विशालकाय जहाज़ों का बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और उनका मतलब यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक विनाशक बेड़ा है, जिसके साथ कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई चेन जहाज चल रहे हैं। ये बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन अमेरिका के पास बहुत सारे जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं, बस एहतियात के तौर पर। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसके कई संकेत भी दिख रहे हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी भी दी है कि वह तेहरान पर किसी भी हमले को हमारे खिलाफ पूरी तरह से युद्ध मानेगा। ईरान का ये बयान ट्रंप की चेतावनी के बाद आया है। ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि आयतुल्ला खामनेई का शासन यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका से लगातार मिल रही सैन्य धमकी का मुकाबला करने के लिए उसके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका पर हमला करेगा और शायद इसलिए अमेरिकी हमले में कुछ दिनों का और वक्त लग सकता है। ईरान के सीनियर अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस बार हम किसी भी हमले, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, सर्जिकल हो, काइनेटिक हो या वे कुछ भी कहे, उसे हम हमारे खिलाफ पूरी तरह से युद्ध मानेंगे। हम इसका जवाब सबसे कड़े तरीके से देंगे ताकि इस मामले को ख़त्म किया जा सके। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और 3 डिस्ट्रॉयर जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं मिडिल ईस्ट की ओर जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने भी इस इलाके में 1 दर्जन F-15E फाइटर जेट भेजे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 1,32,000 टन अमेरिकी नौसेना का हार्डवेयर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है, जिसमें न्यूक्लियर पावर वाला अब्राहम लिंकन और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल है। ये निमिट्स क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर कम से कम 5 स्क्वाड्रन स्ट्राइक फाइटर जेट शामिल हैं, यानी इस पर 90 फाइटर जेट हो सकते हैं, जिनमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G गाउलर रडार जैमर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बेड़े में आस्ट्रे टिल्ट रोटर ट्रांसपोर्ट और MS-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर भी हैं। ईरान भी झुकने वाला देशों में से नहीं है। ओमान की खाड़ी और फारसी खाड़ी में समुद्री सीमा के पास ईरान के झंडे वाले कई युद्धपोत देखे गए हैं। हालांकि इन जहाज़ों को निश्चित कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें मिलिट्री या लॉजिस्टिक जहाज़ के तौर पर पहचाना नहीं जा सका। ईरान की इस नौसैनिक गतिविधि की रिपोर्ट BNE इंटेली न्यूज़ ने दी है, जो ईरान की उस बड़ी नौसैनिक गतिविधि का हिस्सा है जो अब एक बहुत ही अस्थिर इलाका बनाता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ अबू बकर 83 को ईरान के कूहे मुबारक और UAE के खोर फक्कन एकरेज के बीच देखा गया है। वहीं एक और जहाज़ मोहम्मदी 599 को मस्कट के पास ओमान की खाड़ी में ट्रैक किया गया है। 2 और ईरानी अज्ञात जहाज़ों को भी UAE के पानी के पास फारस की खाड़ी में ट्रैक किया गया है। इन दोनों जहाज़ों में भी युद्धपोत होने की संभावना है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मलक्का डेल डब्ल्यू मध्य के रास्ते हिंद महासागर में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये भी फारसी खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। यह अभी अंडमान सागर से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश भी नॉरफॉक से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इसे पहुंचने में अभी कुछ हफ्ते लगे हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका और इसराइल के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। पिछले साल के अंत में ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने से
ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की स्ट्रेटजी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 27 दिसंबर को सौंपी थी। इसके बाद 28 दिसंबर को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। इसी को आधार बनाकर अमेरिका ईरान पर हमला करने की बात कर रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.